Okay, so today the topic is again limit and continuity of your function using epsilon delta definition. Here is example 7 जिसमें you have a function in piecewise form. दो पीसीज हैं, अगर आपका एक्स वाई पेयर जीरो नहीं है तो ये बिहेवियर होगा, और अगर एक्स वाई पेयर भी जीरो हो गया है तो फिर आपका ये बिहेवियर होगा. G is defined but G is still discontinuous. ये जो फंक्शन डिफाइंड है ये कंटिन्यूस नहीं है, ये डिसकंटिन्यूस है. बिकॉज अगर आप लिमिट अप्रोच करवाएं जीरो पे डिफाइंड तो है, आपको क्या चेक करना है कंटिन्यूटी के लिए. प्लीज यू हैव टू सी द डेफिनेशन वेरी केयरफुली. सो कंटिन्यूटी के लिए व्हाट यू हैव टू डू, फंक्शन मस्ट बी डिफाइंड और दूसरी क्या थी जी, लिमिट आप जो यूज कर रहे हैं, ओके, एक्स कॉमा वाई अप्रोचेस टू कोई भी पॉइंट, इस केस में 0 0 है, वैसे हर केस में नहीं होता 0, ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई, ये जो है आपकी एक्चुअल वैल्यू के बराबर हो. ओके, फंक्शन डिफाइन इस एग्जांपल में कहाँ होगा जी, डिफाइन आपका पॉइंट क्या है 0 0. सो आप देखें एग्जांपल 7 में आपका फंक्शन डिफाइंड है 0 0 पे. 0 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है जी, 0 है. देख रहे हैं दूसरे पार्ट में, क्योंकि पहला पार्ट तो 0 0 के लिए है ही नहीं अदर देन 0 0 के लिए. लेकिन स्टिल आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, बिकॉज जब आप लिमिट लेते हैं 0 0 पे, डज नॉट एग्जिस्ट. क्यों नहीं एग्जिस्ट करती, सी एग्जांपल 1. ये एग्जांपल 1 है. एग्जांपल 1 में ये बात बड़ी क्लियर थी कि ऐसे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि आपको अलोंग y एक्सिस जवाब 1 मिल रहा है, अलोंग x एक्सिस जवाब -1 मिल रहा है. सो दैट इज व्हाई दो डिफरेंट पाथ्स के लिए डिफरेंट लिमिट के आंसर है. लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. सो ये फंक्शन एक्चुअली कौन सा फंक्शन, जो पीस वाइज फंक्शन लिखा हुआ है अभी जो एग्जांपल में था, एग्जांपल 7 में, दैट इज व्हाई दिस फंक्शन इज नॉट continuous. Number 1. Number 2 is again example 8. Here you need to check the continuity. Continuity कहाँ चेक कर रहे हैं, देखिए जो जो खास पॉइंट है ना उसी पे आपने कंटिन्यूटी को चेक करना होता है. और आपका यहाँ पे बहुत ही खास पॉइंट है 0 0. 0 0 पे देखें, बिकॉज 0 0 पे डिस्टर्बेंस चेंजिंग आ रही है अदर देन 0 और फंक्शन है, और 0 के पे जो है आपका फंक्शन 0 है. तो इसमें क्या है, वी नो एफ इज कंटिन्यूअस फॉर एवरी एक्स वाई 0 0 ना हो. देखें आपका फंक्शन है पीस वाइज, जिसमें एक्स और वाई 0 ना हो उस केस में ये एक रेशनल फंक्शन है, ऊपर भी पोलिनोमियल है नीचे भी पोलिनोमियल है और डिफाइंड है. ये एक्स वाई को जो भी पुट कर दें आप इसे कर सकते हैं. 0 0 के अलावा कुछ भी आप पुट कर दें, आप के पास आंसर आएगा. ओके, 3x² y ओवर x² प्लस y². ये आप मतलब x और y को अदर देन 0 कुछ भी पुट कर दें, क्योंकि आपकी डोमेन भी यहाँ 0 0 ही पुट हो सकती है, आपका जवाब आएगा. लेकिन अगर 0 पुट करते हैं तो इस फंक्शन का जवाब पीस वाइज फॉर्म में है, आइडेंटिकली 0. सो अगर आप ऐसे पॉइंट पे इस फंक्शन की लिमिट चेक करना चाह रहे हैं जिसपे फंक्शन जो 0 0 नहीं है, मसलन 1 1 है, 1 2 है, -1 -2 है, ये अगर आप करते हैं तो फिर फंक्शन आपका कंटिन्यूअस आएगा, सिंस इट इज इक्वल टू रेशनल फंक्शन. रेशनल फंक्शन है, ऊपर भी पोलिनोमियल है नीचे भी पोलिनोमियल है, ये कंटिन्यूअस होते हैं. ओके, पोलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं अपनी डोमेन पे, और रेशनल फंक्शन यानी कि ऊपर भी फंक्शन है, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, सो दीज टाइप ऑफ फंक्शंस आर कंटिन्यूअस. ऑल्सो फ्रॉम एग्जाम्पल 4, अगर आप एग्जाम्पल 4 देखें, क्या 0 0 पे कंटिन्यूअस है, अदर देन 0 पे तो ये कंटिन्यूअस होगा. 0 0 पे कंटिन्यूअस है, चेक करते हैं लिमिट एग्जिस्ट करती है नहीं. पहले ये चेक कर लें फंक्शन डिफाइंड है या नहीं. फंक्शन डिफाइंड है आपका 0 0 पे, आपका जो फंक्शन है वो डिफाइंड है, और 0 0 पे लिमिट अगर आप चेक करें
एक्स वाई को 0 पे अप्रोच करवाएं अगर आप, सो लिमिट क्या आती है, लेट्स सी लिमिट क्या आएगी। अगर आप 0 0 पे अप्रोच करवाएं तो यहाँ लिखा हुआ है जी 0 आएगी। अब कैसे 0 आएगी, ये आपको चेक करना है। देखिए, जस्ट एज फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, composition is another way of combining two continuous functions to get a third. In fact, it can be shown that if f is continuous function of two variables and g is continuous function of a single variable that is defined on the range of f, then the composite function defined by this is also continuous function. यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि एक फंक्शन की कंपोजिशन दो कंटिन्यूस फंक्शंस की वो भी कंटिन्यूस होती है, लेकिन इससे पहले आपको ये बताना है कि इसकी लिमिट वाकई 0 है। कैसे बताएंगे आप, यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा। सो मैं ये पार्ट आपको थोड़ा सा समझा देता हूं ताकि आप एक्सरसाइज अटेम्प्ट कर सकें। ये शो किया गया है कि लिमिट अगर आप इस फंक्शन को 3x² y ओवर x² प्लस y², इसमें x को y को 0 0 पे अप्रोच करें, लिमिट का जवाब 0 है। ये कहां से हुआ है पता है आपको, ये पिछली एग्जांपल है, ये वाली एग्जांपल, ये देख रहे हैं एग्जांपल 4 है, ये हमने किया हुआ है। सो एग्जांपल 4 को ही कंटीन्यूअस फंक्शन में ला के बताया गया कि क्या फंक्शन कंटीन्यूअस है या नहीं। सो एक्चुअली ये कंटीन्यूअस है बिकॉज 0 पे लिमिट भी एग्जिस्ट करती है और 0 पे फंक्शन की वैल्यू भी 0 है। तो ये वाला पीस वाइज फंक्शन जो कि एग्जांपल 8 में है, एक्चुअली ये कंटीन्यूअस है 0 0 पे भी। तो अगर 0 0 पे भी कंटीन्यूअस है, अदर देन 0 0 ले ले वहां भी कंटीन्यूअस है, इट मींस तमाम डोमेन के पॉइंट्स पे ये फंक्शन कंटीन्यूअस। तो ये एग्जांपल थी कंटीन्यूअस फंक्शन से रिलेटेड। Yeah, so this was the example that how we can deal with continuous functions, और कैसे प्रूव करना है आपने, यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। दिस थिंग इज दैट, ये जो एक हेडिंग लिखी हुई है इसमें ये है कि आपके पास कंटिन्यूस फंक्शंस की कंपोजिशन भी कंटिन्यूस होती है। अब जरा चेक करें आपका जो व्हाट यू आर स्टडिंग फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, ओके, यानी इसकी डोमेन r² है to r, okay, domain is r² and codomain is r. Suppose that if you want to compose two functions, you have to find another function g whose domain is not r², whose domain must be r, ताकि हम इन्हें ज्वाइन कर सकें, कंपोज कर सकें। आपको ये डेफिनेशन अगर आपको नहीं पता तो प्लीज एफएससी में जाके देखें कंपोजिशन दो फंक्शंस की कैसे ली जाती है। अगर दो फंक्शंस को कंपोज करना तो पहले की कोड डोमेन और दूसरे की डोमेन सेम होनी चाहिए, देन यू कैन से देन टॉक अबाउट द कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन। सो अगर आपका एक फंक्शन है टू वेरिएबल का, r² से r में जा रहा है, देन you have to suppose a new function g whose domain is r from r to anywhere। आप ये मर्जी कहीं भी लेके जा सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी रियल वैल्यूड ही रह रहा हूं। एक g r to r फंक्शन है, सिंपल रियल नंबर से रियल नंबर के दरमियान है। कैन यू कंपोज f and g? द आंसर इज yes, we can compose f and g, okay, we can compose। So how can you compose? Look like that, these are the two functions, f is from r² to r, okay, like that, okay, f is from r² to r and g is from yeah, this is g of x, this is f of x from r² to r। So what is the result? The result is composition of f and g। So f of, not f of, sorry, g of f compose g compose f, क्या फंक्शन होगा, r² से r के अंदर, ओके, g compose f, हम ये रिवर्स चलते हैं, g of f of x, this will be your new function which will be
G compose F, this will be called G compose F. Okay, and this will be a function, new function from R to R. यानी पहले आप F लेंगे, F जब लेंगे आंसर आपका R स्क्वायर से R में चला जाएगा. ओके, जब आपका आंसर R में चला जाएगा तो फौरन G अप्लाई कर दें आप, क्योंकि R वैल्यूज पे G अप्लाई कर सकते हैं. देन from R to capital R, you can find out what is the composition of the function. So ये definition है composition of function की. अगर आपका f भी continuous है, g भी continuous है, कोई continuous real valued function लिया हुआ है आपने, then you can say that composition G compose f is also continuous. Okay, this is the paragraph that says, just as for functions of one variable, composition is another way of combining two continuous functions. Like that. Look, ये बेसिकली इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा आपको यूं होगा कि इफ यू हैव एनी कंटिन्यूअस फंक्शन और आपको नजर आ रहा है कि वो कंपोजिशन है दो फंक्शंस की, देन यू कैन से दैट दिस इज आल्सो कंटिन्यूअस बाय एनालॉगस वे, क्योंकि हमें अब ये थ्योरम मिला है जो कहता है कि कंटिन्यूअस फंक्शंस की कंपोजिशन अगर पॉसिबल है तो वो भी कंटिन्यूअस होगी. ओके, so g of will also be continuous. Now check this function. This is a function, okay, h x y is equal to arc tangent of y over x. So this is a function h of x y. इसका बेनिफिट क्या है मैं आपको ये बता रहा हूं. और ये फंक्शन है arc tan, ये tan इनवर्स कर दें, जो arc tan of y over x. y over x. This is the function. आपको पता नहीं है ये फंक्शन कंटिन्यूअस है नहीं, बट आपको ये पता है कि ये किसी दो फंक्शंस की कंपोजिशन लग रही है. कौन से दो फंक्शंस की मैं बताता हूं आपको. एक फंक्शन आप ले लें f1, चले h1 कर देते हैं, h1. ओके, h1 x, y, दिस इज अ फंक्शन. मैं कहता हूं आप ये ले लें जी y over x, यही वाला. एक ये ले लें, एंड अनदर फंक्शन इज h2. दिस इज arc tan of x. अब ये दो फंक्शंस हैं. h1 जो आप ले रहे हैं, सपोज कर रहे हैं, मैं यहाँ पे नॉमिनेट करता हूँ, h1 जो भी आप फंक्शन ले रहे हैं, आपकी डोमेन कुछ भी हो सकती है, लेकिन आपकी डोमेन में x 0 नहीं होगा, बिकॉज अगर डोमेन में x 0 होगा तो डिफाइंड ही नहीं है, एक्सेप्ट ऑन द लाइन x इक्वल टू 0. ओके, इसके अलावा डोमेन पे डिफाइंड. ओके, सो आपकी डोमेन है, जो भी डोमेन है जिसमें x 0 नहीं है, बाकी सारे ऑर्डर पेयर होंगे, एक्सेप्ट फॉर द लाइन x इक्वल टू 0, बाकी सारी डोमेन है आपकी. इस डोमेन से लेके h1 आपका फंक्शन है और जवाब दे रहा है रियल नंबर्स. आर्क टेंजेंट, टेंजेंट इनवर्स ऑफ x, ये एक फंक्शन है जिसकी अपनी एक डोमेन है. द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर. इसमें आप कुछ भी पुट कर दें, फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होगा. तो इनको अगर आप कंपोज करें, g कंपोज f करें, आंसर विल बी आर्क. यानी कि एक फंक्शन आपका y ओवर x है, इसमें x 0 नहीं हो सकता. अगर x 0 होगा तो देखें ये भी डिफाइंड नहीं है बाय द वे. वेयर इज द फंक्शन कंटिन्यूअस? तो ये फंक्शन पहले तो देखें, वेयर इज द फंक्शन डिफाइंड. फंक्शन आपका x 0 के लिए डिफाइंड नहीं है, तो आपका x 0 नहीं होगा डोमेन के अंदर. इसके अलावा जहां भी डिफाइंड है हमने इसे कंपोज कर दिया. एक पार्ट लिया y ओवर x और दूसरा पार्ट लिया आर्क टेंजेंट एट t, यानी कि tan इनवर्स ऑफ t. नाउ यू आर ऑब्जर्विंग दैट y over x इज अ रेशनल फंक्शन. ऊपर भी पॉलिनोमियल है, नीचे भी पॉलिनोमियल है, अपनी डोमेन पे कंटीन्यूअस होगा. आर्क टेन फंक्शन, टेन इनवर्स फंक्शन, ये एफएससी से या कैलकुलस 1-2 से हमें पता है कि टेन इनवर्स फंक्शंस एवरीवेयर कंटीन्यूअस. सो इनकी कंपोजिशन भी कंटीन्यूअस होगी, क्योंकि दो कंटीन्यूअस फंक्शंस की कंपोजिशन कंटीन्यूअस होगी. अगर हम इन्हें कंपोज करते हैं तो हमें h मिल जाता है, जो कि हमारा क्वेश्चन में गिवन फंक्शन था. तो ये वे आउट है किसी फंक्शन को ऑब्जर्व करने का कि क्या फंक्शन कंटीन्यूअस है. सो दिस इज कंटीन्यूअस एवरीवेयर.
एक्सेप्ट द लाइन x इक्वल टू 0। फंक्शंस ऑफ 3 और मोर वेरिएबल्स अभी आप स्किप कर दें, क्योंकि इसकी सेम वही मेथोडोलॉजी, वही नॉलेज है। एप्सिलॉन डेल्टा की डेफिनेशन अगर आप, मैं आपको खुद दे रहा हूं पढ़ने के लिए, वही इसमें भी वही है, लिमिटिंग वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू, डेफिनेशन इज सेम, बट यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला चेंज हो जाता है। 3 कंपोनेंट्स वाला यूज होगा, x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2 प्लस z1 माइनस z2 स्केल। ये एप्सिलॉन डेल्टा की डेफिनेशन लग रही है कि इफ इज इन द डोमेन ऑफ f एंड अगर x माइनस x नॉट लेस देन डेल्टा हो तो f ऑफ x y z माइनस l मॉड लेस देन एप्सिलॉन होगा। ये वही एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन लगी हुई है, बट यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला चेंज है, बस यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया है वो है। सो ये लिखी हुई है जी, ये अब डेफिनेशन है कंटिन्यूटी की फॉर एनी, नॉट r स्क्वायर, नॉट r टू पावर 3, दिस इज फॉर एनी r टू पावर n। सो अगर आपका एक फंक्शन है डिफाइंड है r टू पावर n में, यानी कि n4 भी हो सकता है, डिस्टेंस फॉर्मूला 4 का लग जाएगा एंड सो ऑन, देन लिमिट ऑफ f(x) इज इक्वल टू l, x ये वेक्टर है बेसिकली, क्योंकि ये कॉलम वेक्टर होगा, आप लीनियर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, ये कॉलम r टू पावर n कॉलम होते हैं। सो x कोई कॉलम होगा और इसकी लिमिट l होगी अगर फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर इज अ कोरेस्पॉन्डिंग डेल्टा सच दैट x माइनस a मॉड लेस देन डेल्टा। ये डिस्टेंस अब आपका डिस्टेंस फॉर्मूला r टू पावर n में है, ये भी याद रखें। सो इनका डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन होगा। फॉर इंस्टेंस अगर n 1 हो जाए, ये यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी है, तो आपके कॉलम वेक्टर नंबर बन जाते हैं और a वेक्टर भी आपका a हो जाएगा, जस्ट द डेफिनेशन ऑफ सिंगल वैल्यूड फंक्शन, सिंगल वेरिएबल फंक्शन। अगर n इज इक्वल टू 2 कर दे तो डिस्टेंस फॉर्मूला स्क्वायर रूट बन जाता है। तो ये मतलब पर्टिकुलर केसेस बताए गए, ये जस्ट आपको बताया गया है इंट्यूटिव वे में कि कैसे आप फंक्शंस को डिस्कस करते हैं फॉर मोर देन वन वेरिएबल। अब एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन जो आपने करने हैं, क्वेश्चन 1 करना है, ये प्लीज लिखते जाएं और CR ये मुझे मैसेज आपने ग्रुप में करना है, मुझे पर्सनल मैसेज भी करना है और ग्रुप में भी करना है, CR GR दोनों आपने करना है, ताकि स्टूडेंट्स को याद रहे आपने कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन 1 अटेम्प्ट करना है आपने, ओके। क्वेश्चन 5 से लेके 22 तक, ओके, क्वेश्चन 5 से लेके 22 तक क्वेश्चन 1, ओके, एंड 5 से 22 क्वेश्चन 1 एंड 25, 26, 29 से लेके 38, 29 से लेके 38, क्वेश्चन नंबर 42, no sorry, yes, question number 42, अच्छा एक और काम करें, 29 से मैंने 38 दिए ना आपको, आप एक काम करें 29 से लेके 46 सारे करने हैं, ग्राफ वाला नहीं करना, सारे करने हैं, इसमें ग्राफ जो भी है वो छोड़ दीजिएगा, आपने अदर देन ग्राफ करना है बस। जैसे ये लिखा हुआ है 43 में डिस्कस द कंटिन्यूटी एंड ग्राफ, ग्राफ नहीं करना आपने, जस्ट कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है, फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 29 से लेके 46 तक, ओके, और 27 28 आपने नहीं करना, लेकिन 25 से लेके 26 तक आपने करने हैं, यानी ये देख लें 25 से लेके 42 46 तक, जस्ट 27 28 नहीं करना,
और 5 से लेके 22 तक 23 24 नहीं करना, और क्वेश्चन 1। ये क्वेश्चंस हैं जो आपने इस एक्सरसाइज के अटेम्प्ट करने हैं। ये है आपका टॉपिक लिमिट एंड कंटिन्यूटी वाला। इसी से रेलेवेंट आपको एक असाइनमेंट दी जाएगी, आज अपलोड इंशाल्लाह हो जाएगी। आई होप एलएमएस वर्क कर रहा हो। प्रीवियस डेज में एलएमएस काम नहीं कर रहा था, बट आई होप कि अब सही हो गया होगा। सो मैं अपलोड करूंगा, वो आप मतलब सॉल्व करेंगे। So this was a lecture, and in the next lectures we will continue to study more about some functions of several variables. Some topics will be dedicated towards partial derivatives and directional derivative as well. And the most important topic of your course of calculus 3, which is extreme value problems and optimum value problems, maxima and minima of functions of several variables, Lagrange multiplier and so on. So this is the main topic, and in the next lecture we will also study about these topics.